तो तब आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, जो यहाँ पर आज एक मेन टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मिया। पॉलीस्पर्मिया का मतलब होता है सिर्फ एक ही स्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन कर पाएगा और बाकी स्पर्म फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। उस चीज को क्या कहा जाता है, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मिया कहा जाता है। सिर्फ ओनली सिंगल स्पर्म फर्टिलाइज कर पाए, बाकी और कोई स्पर्म फर्टिलाइज ना कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगला स्टेप होता है वो होता है प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मिया। प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मिया। तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं पॉलीस्पर्मिया के प्रिवेंट करने के? ये कंटिन्यूएशन है, कोई अलग से हेडिंग स्टार्ट नहीं हुई है। यहाँ पर जो शुरू में था, जो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म था, ये भी इसी का पार्ट है। एक्रोसोमल रिएक्शन भी इसी का पार्ट है। प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मिया भी इसी का पार्ट है। अब जो प्रिवेंशन होती है पॉलीस्पर्मिया की, किस किस तरीके से होती है, तो यहाँ पर जो पॉलीस्पर्मिया है उसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म एंड ओवा। तो यहाँ पर क्या होता है, व्हेन स्पर्म मेम्ब्रेन, जब स्पर्म की मेम्ब्रेन फ्यूज करती है, फ्यूजेस विद sperm membrane fuses with secondary oocyte membrane। तो जब इन दोनों की मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज कर जाती है, क्योंकि इनके ऊपर की लेयर्स तो इन सब एंजाइम्स की हेल्प से क्या कर दी गई है, डिसॉल्व कर दी गई है और स्पर्म की एंट्री वहां तक हो चुकी है। ठीक है, उतना ही एरिया डिसॉल्व हुआ होगा जितने एरिया से स्पर्म जा रहा हो। मतलब अगर ये एक ओवम है तो इस एरिया से अगर स्पर्म जा रहा है तो इतने एरिया की लेयर्स जो होंगी वो डिसॉल्व हो गई होंगी, बाकी एरिया की लेयर्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद व्हेन स्पर्म मेम्ब्रेन फ्यूज सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन, सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन के साथ जब फ्यूज कर जाता है तो क्या होता है, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन अकर इन एग मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो यहाँ पर सेकेंडरी oocyte होता है उसके अंदर कौन सी प्रोसेस चलती है, डीपोलराइजेशन प्रोसेस चलती है। अब ये डीपोलराइजेशन प्रोसेस क्या होती है, तो जिसने 11th में पढ़ा है उसे तो पता होगा, और जिसने नहीं ध्यान दिया तो वो उस चीज को समझ लो। जैसे मान लो ये कोई सेल है, ठीक है, और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगर कोई एक्टिविटी नहीं चल रही तो नॉर्मली इसके अंदर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, इसके अंदर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव किस पर्पज से होता है इस चीज को भी जब समझ लो। यहाँ पर बहुत सारे Cl माइनस आयंस होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे Cl माइनस आयंस होते हैं और वेरियस पोटेशियम आयंस होते हैं। ठीक है, वेरियस पोटेशियम आयंस होते हैं। जब इन दोनों का रिजल्टेंट करोगे, मतलब प्लस माइनस को जोड़ोगे, तो तुम्हें रिजल्टेंट अंदर का माहौल नेगेटिव ही मिलेगा एक सेल के अंदर का। तो सेल के अंदर का माहौल जो होता है वो नॉर्मली नेगेटिव होता है और सेल के बाहर का माहौल जो होता है वो नॉर्मली पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो सेल के बाहर का माहौल जो होता है वो नॉर्मली पॉजिटिव होता है। ये जब का केस बता रहा हूँ जब सेल रेस्ट कर रही होती है और सेल कोई भी एक्टिविटी शो नहीं कर रही होती, तो इसे हम रेस्टिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। इस कंडीशन को हम रेस्टिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। अब मान लो सेल के अंदर कोई एक्टिविटी शुरू हो गई, ठीक है, सेल के अंदर कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो गई या सेल कोई प्रोसेस को शुरू करने लग गया। ठीक है, जैसे मान लो हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जब सिग्नल को पहुंचाते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी कोई एक्टिविटी शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी कोई मान लो सेल एक्टिविटी शो कर रही है, तो उस टाइम पे सेल अपनी रेस्टिंग स्टेट थे, मतलब जो नेगेटिव स्टेज है, इस नेगेटिव स्टेज से सेल जाती है पॉजिटिव स्टेज में। अब पॉजिटिव स्टेज में किस तरीके से जा पाती है, ये जितने भी नेगेटिव चार्ज होता है ये अंदर का माहौल किया जाता है धीरे धीरे पॉजिटिव। कैसे किया जाता है अंदर का माहौल पॉजिटिव, 3 सोडियम जाते हैं अंदर की तरफ, 2 पोटेशियम जाते हैं बाहर की तरफ। 3 सोडियम जाते हैं अंदर, 2 पोटेशियम जाते हैं बाहर। अंदर बाहर हर बार कितना नेट गेन चल रहा है, +1 का गेन चल रहा है। अब हम लेट करके चल लेते हैं कि अंदर का जो माहौल था वो कितना नेगेटिव था, -70 मिलीवॉट नेगेटिव था। ठीक है, अब यहाँ पर एक सोडियम एक्स्ट्रा आया, एक पॉजिटिव अंदर एक्स्ट्रा आया, तो यहाँ पर अंदर का माहौल कितना हो जाएगा, -69 मिलीवॉट हो गया होगा। ठीक है,
अब यहाँ पर फिर दोबारा सोडियम पोटेशियम पंप चला। सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर 3 सोडियम अंदर जाते हैं, 2 पोटेशियम बाहर जाते हैं। अब अंदर का माहौल कितना हो गया होगा, 68 मिलीवॉट। यही प्रोसेस चलती रहेगी और अंदर का माहौल जब 20 मिलीवॉट और 30 मिलीवॉट जितना पॉजिटिव हो जाएगा, 20 मिलीवॉट एंड 30 मिलीवॉट जितना पॉजिटिव हो जाएगा, तो उस केस में, इस केस में हम क्या कहेंगे, इस केस में हम कहेंगे कि जो सेल है वो क्या हो चुकी है, डीपोलराइजेशन स्टेट पे आ चुकी है, और इस केस में सेल अपना कोई ना कोई एक्टिविटी शो करेगी। तो इस केस में क्या एक्टिविटी शो होती है, देखो यहाँ पर डीपोलराइजेशन किसके अंदर हुई है, सेकेंडरी oocyte के अंदर। मतलब सेकेंडरी oocyte अंदर से पॉजिटिव हो चुकी है और बाहर से कैसी हो चुकी है, नेगेटिव हो चुकी है। और ये किस प्रोसेस की वजह से हुई है, ये हुई है फ्यूजन ऑफ स्पर्म मेम्ब्रेन एंड सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन की वजह से ये प्रोसेस हो पाई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये मेम्ब्रेन होती है इसके अगल बगल की, ये हार्ड हो जाती है। जब भी एक सेकेंडरी oocyte डीपोलराइजेशन में जाता है तो इसके आसपास की मेम्ब्रेन क्या कर जाती हैं, इसकी सराउंडिंग मेम्ब्रेन जो होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं। ये रिजल्ट होता है किसका, डीपोलराइजेशन का। तो तुमसे अगर पॉलिस्पर्मिया का सबसे पहला कारण पूछा जाए तो तुम क्या आंसर दोगे, पहला आंसर दोगे कि फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म एंड सेकेंडरी oocyte। जब फ्यूजन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्पर्म एंड सेकेंडरी oocyte की, तो वो रिजल्ट करता है किस चीज में, डीपोलराइजेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte या एग मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इसके आउटर मेम्ब्रेन्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, और वो प्रिवेंट करती हैं फर्दर एंट्री ऑफ स्पर्म। जिसको समझ में नहीं आया पूछो इस चीज को, बताओ समझ में आया नहीं आया, क्या बताया इसके अंदर। देव सर आ भाई गया। कुछ कह नहीं रहे, क्लास में हो देव, देव आज इनएक्टिव। चलो ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, जब फ्यूजन होती है मेम्ब्रेन्स की तो यहाँ पर क्या होता है, पॉलिस्पर्मिया प्रिवेंट होता है। तो ये पहला स्टेप था जिसकी हेल्प से क्या होता है, पॉलिस्पर्मिया प्रिवेंट होता है। ठीक है, तो ये डीपोलराइजेशन जो होता है फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन की वजह से, इसकी हेल्प से क्या होता है, पॉलिस्पर्मिया प्रिवेंट होती है। तो इट प्रिवेंट, ये डीपोलराइजेशन प्रिवेंट करता है, इट प्रिवेंट पॉलीस्पर्मिया। पॉलिस्पर्मिया इज एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म को रोकता है। नेक्स्ट, इसका अगला स्टेप क्या होता है जिसकी हेल्प से पॉलिस्पर्मिया प्रिवेंट की जाती है, तो सेकंड स्टेप जो होता है जिसकी हेल्प से पॉलिस्पर्मिया प्रिवेंट करी जाती है, उस स्टेप का नाम होता है कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कॉर्टिकल रिएक्शन के अंदर अगर तुम्हें याद हो, स्पर्म जो होता है वो अपने साथ कैल्शियम आयन से लेके आया था ड्यूरिंग कैपिस्टेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कैपिस्टेशन रिएक्शन के दौरान वो कैल्शियम आयंस जो लेके आया था, वो उन कैल्शियम आयंस को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है इनसाइड द ओवम। ठीक है, तो कैल्शियम आयंस जो होते हैं स्पर्म के पास, जो उसने एब्जॉर्ब करे थे कैपिस्टेशन रिएक्शन के दौरान इस स्टेप पे, ठीक है, कैल्शियम एंटर हो गए थे स्पर्म के अंदर और रिलीज कर दिया था कोलेस्ट्रॉल को। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये स्पर्म के अंदर कैल्शियम आए हैं, इस कैल्शियम को वो क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो कैल्शियम आयंस जो होंगे वो रिलीज हो जाएंगे बाय स्पर्म, इट इज रिलीज्ड बाय स्पर्म, हैंस ड्यू टू दिस, हैंस ड्यू टू दिस कैल्शियम लेवल जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा साइटोप्लाज्म ऑफ एग में। हेंस ड्यू टू दिस कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर जाएगा इन एग साइटोप्लाज्म, एग के साइटोप्लाज्म में कैल्शियम लेवल जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। ये इंक्रीज कैल्शियम का होना ये मेम्ब्रेन को क्या कर देगा, इसकी जितनी भी आसपास मेम्ब्रेन है इसे हार्ड कर देगा। ठीक है, तो जितनी भी ओवम की मेम्ब्रेन होगी उन्हें क्या कर देगा, और ज्यादा हार्ड कर देगा। तो पहले भी एक्टिविटी जो हो रही थी वो भी मेम्ब्रेन्स को हार्ड करने में हेल्प कर रही थी। ठीक है, जो भी इसके अराउंड मेम्ब्रेन्स है जिसके थ्रू और स्पर्म एंटर कर सकते हैं, उन मेम्ब्रेन्स को हार्ड करने का काम कर रही थी इससे पहले वाली प्रोसेस भी। और ये भी क्या करेगा, ये प्रोसेस भी इसके अंदर भी एग की मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। तो ड्यू टू दिस एग मेम्ब्रेन जो होगी, एग मेम्ब्रेन जो होगी बिकम
हार्ड, एग मेम्ब्रेन जो होगी वो हार्ड हो जाएगी, ठीक है। एंड आल्सो इट प्रिवेंट फर्दर, आल्सो इट प्रिवेंट फर्दर फर्दर फॉर्मेशन ऑफ फर्दर फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, ठीक है। तो अब ये फर्टिलाइजिंग प्रोटीन क्या होता है, मैंने एक क्वेश्चन बोला था बहुत टाइम पहले कि ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं हो पाता कि दो डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म का फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो पाता। जैसे मान लो अगर हम चाहें या कोशिश करें कि एक डॉग के स्पर्म को फ्यूज करवाना चाहें एक ह्यूमन के एग के साथ, तो पॉसिबल क्यों नहीं। मान लो टेस्ट ट्यूब में फ्यूज करवा रहे हैं तो पॉसिबल क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म के फीमेल गैमेट के ऊपर एक प्रोटीन होता है जिसे हम फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कहते हैं, और ये हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है। और हर ऑर्गेनिज्म के मेल गैमेट के ऊपर एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होता है, वो हर ऑर्गेनिज्म के मेल गैमेट में क्या होता है, डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से एक डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म की क्या नहीं हो सकती, दो डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म की फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो मैंने ये बात बहुत पहले बताई थी। ये जो मेल होता है उसके ऊपर एक कोटिंग होती है प्रोटीन की, जिसे एंटी फर्टिलाइजिंग कहते हैं प्रोटीन, और फीमेल के आगे के ऊपर होता है फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से सेम स्पीसीज के गैमेट्स के बीच में ही फर्टिलाइजेशन हो पाती है और किसी के बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनली इसके बाद क्या होगा यहाँ पर, नेक्स्ट स्टेप और क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा स्टेप एक्सोसाइटोसिस। तो थर्ड स्टेप जो देखने को मिलेगा पॉलिस्पर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए, वो देखने को मिलेगा एक्सोसाइटोसिस। तो ये एक्सोसाइटोसिस करवाने में कौन हेल्प करता है, तो थर्ड स्टेप इज एक्सोसाइटोसिस। एक्सो का मतलब होता है बाहर, ठीक है। एग्जिट के लिए EX वर्ड यूज करते हैं और एंट्री के लिए EN वर्ड यूज करते हैं। तो एक्सो का मतलब होता है बाहर और साइटोसिस का मतलब होता है सेल से। तो सेल से बाहर जब किसी चीज को किया जाए तो उसे एक्सोसाइटोसिस कहा जाएगा। तो एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर जो बाकी स्पर्म घुस रहे हैं उनको बाहर निकलवाने का काम कौन करता है, ठीक है। तो एक्सोसाइटोसिस किस तरीके से किया जाता है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, जो कैल्शियम के रिलीज होने की वजह से रिलीज होते हैं ओवम के अंदर, तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ग्रेन्यूल्स रिलीज्ड फ्रॉम ओवा। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ये रिलीज होते हैं फ्रॉम ओवा, एंड प्रिवेंट इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पम, ठीक है। तो इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पम। तो ये अदर स्पम्स की एंट्री को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, उनको क्या कर देते हैं, बाहर की तरफ कर देते हैं। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ये स्पम को, बाकी स्पम्स को, जो एक स्पम तो फ्यूज हो चुका है तो उसके अलावा जो भी स्पम आ रहा होगा उसको बाहर की तरफ पुश कर देते हैं। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, जैसे ओवम की अगर साइटोप्लाज्म को देखा जाए तो उसके अंदर कुछ पैकेट्स होते हैं इस तरीके से, और इन पैकेट्स के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, भरे हुए होते हैं, और ये नॉर्मली पैक्ड रहते हैं। और ये रिलीज कब किए जाते हैं, जब कैल्शियम का रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज कर दिए जाते हैं और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, फर्दर स्पम्स की एंट्री को रोक देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा जैसे ही वेरियस लेयर्स ऑफ ओवा या सेकेंडरी ओसाइट डिग्रेड हो जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं, तो स्पर्म की मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्यूज कर जाती है सेकेंडरी ओसाइट की मेम्ब्रेन से, डीपोलराइजेशन हो जाता है एग के अंदर, और ये पॉलिस्पर्मिया को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट स्टेप जो पॉलिस्पर्मिया को प्रिवेंट करता है वो होता है कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कैल्शियम रिलीज किया जाता है स्पर्म के द्वारा, जो कैपिस्ट्रेशन रिएक्शन में अपने अंदर उसने एंटर करवाया था, वो कैल्शियम जो होता है साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन हार्ड हो जाती है और फर्टिलाइजिंग प्रोटीन की फॉर्मेशन रुक जाती है, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस करवाता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो रिलीज होता है ओवा के अंदर, और ये रिलीज होता है बिकॉज ऑफ कैल्शियम, और ये भी प्रिवेंट करवाता है एंट्री ऑफ अदर स्पर्म्स की। तो यहाँ पर ये 3 स्टेप्स थे जो प्रिवेंट करते हैं पॉलिस्पर्मिया को। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फाइनली
पॉलीस्पर्मिया तो रुक चुकी है, स्पर्म की बाकी एंट्री नहीं हुई। फाइनली क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगी स्पर्म की टेल, ब्रेकिंग ऑफ स्पर्म टेल, स्पर्म की टेल जो होगी वो ब्रेक कर जाएगी, उसका सिर्फ न्यूक्लियस फ्यूज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे एंड जाइगोट जो होगा वो फॉर्म हो जाएगा। जाइगोट इज फॉर्म, तो यहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होती है वो हो चुकी है कंप्लीट। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इंसेमिनेशन से स्टार्ट हुई थी, इंसेमिनेशन के बाद कोआगुलम बना था, देन मूवमेंट ऑफ स्पर्म हुई थी, मूवमेंट ऑफ स्पर्म का दोनों मीट किए थे। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट, एंजाइम्स ने डिग्रेड कर दिया था लेयर्स को, पॉलीस्पर्मिया को प्रिवेंट किया गया था और लास्ट में जाइगोट फॉर्मेशन हो गई। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। कुछ पूछना है भाई किसी को फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में? क्लास चल रही है ना? हाँ क्लास चल रही है। बताओ भाई, देव, आदित्य, शीता, रिदम, साक्षी, समझ में आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है। देव की आवाज नहीं आ रही, बोलना चाह रहा है पर बोल नहीं पा रहा। आया कौन कौन नहीं है आज? आधार, प्रकाश, अथर्व नहीं है। ओके ठीक है, तो फोर्थ टॉपिक पे चलते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, विच इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो ऑलमोस्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट होने की कगार पे आ चुका है। तो हेडिंग डालेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब ये बताओ जाइगोट कौन सी लोकेशन पे बना होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर बना होगा, पर कहाँ पे बताओ? किसी को पता है जाइगोट कहाँ बना होगा? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट किस लोकेशन पे हुई थी? बताओ, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट किस लोकेशन पे हुई थी? किसी को याद है? मेल एंड फीमेल गैमेट जो थे वो फ्यूज करे थे किसी लोकेशन के ऊपर? सर एम्प्यूला। एम्प्यूला के ऊपर। ठीक है, तो जाइगोट की फॉर्मेशन कहाँ पर हुई होगी? आसपास एम्प्यूला की हुई होगी, कोई बहुत ज्यादा अलग जगह पे तो हुई नहीं होगी। ठीक है, तो अगर तुम्हें आंसर देना हो तो डायरेक्टली क्या कह सकते हो कि कहाँ हुई होगी? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अब जरा इसकी डेवलपमेंट देखो किस तरीके से हमें देखने को मिलेगी। तो पहले इस डायग्राम को समझेंगे, एनसीईआरटी का डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर तुम्हें क्या क्या दे रखी है? वेरियस डेवलपमेंट स्टेजेस दे रखी है। सबसे पहले जो ए स्टेज है, इसको एरो लगाएंगे और इसको देखेंगे। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है ए स्टेज, जिसके अंदर ये जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज होके आया है ओवुलेशन के दौरान। देख पा रहे हो, ओवुलेशन हुई है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है और बी पोजीशन पे वो एम्प्यूला पे आ चुका है। तो ये अभी क्या हुआ है? सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है और इस रिलीज सेकेंडरी oocyte को किसने कलेक्ट करा है? इसको कलेक्ट करा है फिम्ब्रेई ने। ठीक है, होप सो ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट स्टेप बी डायग्राम पे देखो। बी डायग्राम में तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है कि सेकेंडरी oocyte जो है इसके साथ फ्यूजन हो गई है स्पर्म की। किसकी फ्यूजन हो गई है? स्पर्म की फ्यूजन हो चुकी है, मतलब स्पर्म इसके अंदर एंटर कर रहा है। ये स्पर्म की जो टिप पे डॉट लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है, एक तरीके से मान लो किसकी बात कर रहे हैं हम?
इसके हेड की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर से क्या रिलीज होता हुआ दिखा रखा है, इसका न्यूक्लियस रिलीज होता हुआ दिखा रखा है। तो यहाँ पर जो तुम्हें ये ग्रे सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या दिखा रखा है कि स्पर्म के हेड से न्यूक्लियस रिलीज हो रहा है, अब वो जाके फ्यूज करेगा फीमेल गैमेट से। तो मतलब बी स्टेप इज फर्टिलाइजेशन। बी स्टेप को तुम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हो, फर्टिलाइजेशन कह सकते हो। तो नंबर 1 जो है यहाँ पे डायग्राम, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर 1 डायग्राम जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंडरी oocyte को। नंबर 2 डायग्राम जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्टिलाइजेशन को। और फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ क्या बन चुका है, जाइगोट बन चुका है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन चुका है, यहाँ पे जाइगोट बन चुका है। अब इस जाइगोट ने डिवाइड कर दिया है और 2 सेल्स बना दी हैं। जाइगोट ने डिवाइड करके क्या बना दी हैं, 2 सेल्स बना दी हैं। तो यहाँ पर ये जाइगोट जो है इसने डिवाइड करके 2 सेल्स बना दी है। अब क्वेश्चन ये है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो ग्रे कलर की मेम्ब्रेन सी तुम्हें दिख रही है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है जिसके अंदर ये जाइगोट की सेल्स डिवाइड कर रही है, बताएगा कोई। ये जो यहाँ पे ग्रे सी मेम्ब्रेन दिख रही है तुम्हें इस कलर की, अराउंड, हाँ इस कलर की, ये जो ग्रे सी मेम्ब्रेन दिख रही है और ये इसके अंदर ये जाइगोट की सेल्स हैं, ठीक है, ऑरेंज ऑरेंज कलर की। ये जाइगोट की जो सेल्स हैं ये किस चीज के अंदर डिवाइड कर रही हैं, कोई बताएगा, बताओ जल्दी। कौन सी सेल है जिसके अंदर जाइगोट की सेल डिवाइड कर रही है, ये जाइगोट की सेल किसके अंदर डिवाइड कर रही है। अगर तुम खुद सेकेंडरी oocyte को याद करो तो तुम आंसर इजीली दे पाओगे। सेकेंडरी oocyte को याद करो तो आंसर इजीली दे पाओगे। सेकेंडरी oocyte की जो न्यूक्लियस था उसके ऊपर जो पहली मेम्ब्रेन थी उसका नाम था विटेलाइन मेम्ब्रेन। किसी को याद आ रहा है उसका नाम क्या था, विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन के अराउंड कौन सी मेम्ब्रेन थी, जोना पैलेसुडा। तो यहाँ पर कौन सी मेम्ब्रेन है, ये जोना पैलेसुडा है, ठीक है। तो ये डायग्राम क्लियर बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये ग्रे कलर की लेयर है, देखो यहाँ पर मेम्ब्रेन समझाता हूँ, यहाँ पर समझो मेम्ब्रेन को। जो यहाँ पर ये तुम्हें ये मेम्ब्रेन दिख रही है ग्रे कलर की, ठीक है। तो ये जो ग्रे कलर की मेम्ब्रेन है, ये ग्रे कलर की मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट कर रही है जोना पैलेसुडा को, ठीक है। और जो यहाँ पर ये जो तुम्हें ऑरेंज कलर की पूरी सेल दिख रही है, ये जो इसकी मेम्ब्रेन है जिसको मैंने अंडरलाइन करा है, ये है विटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यूजन हो चुकी है इसके और इसके न्यूक्लियस की। तो ये वाली सेल जो है, ये जो कंप्लीट सेल है, ये क्या बन चुका है, एक जाइगोट बन चुका है। ये कंप्लीट सेल क्या बन चुका है, जाइगोट बन चुका है। और ये जाइगोट प्रेजेंट है इस ग्रे सी मेम्ब्रेन के अंदर जिसका नाम है जोना पैलेसुडा, ठीक है। अभी जोना पैलेसुडा से निकलेगा कब, वो बात की बात है, ठीक है। फिलहाल आगे समझते हैं इस जोना पैलेसुडा के अंदर क्या हुआ। इस जोना पैलेसुडा के अंदर इसने डिवाइड करके कितनी सेल स्टेज बनाई, इसने बनाई 2 सेल स्टेज, ठीक है। इसने कितनी डिवाइड करके स्टेज बनाई, 2 सेल स्टेज इसने डिवाइड करके इसके अंदर फॉर्म कर दी। और जो जाइगोट की सेल्स होती हैं, जब जाइगोट डिवाइड करता है तो डिवाइड करते हुए किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो के अंदर। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं 2 सेल ब्लास्टोमेयर। क्या कहते हैं, 2 सेल ब्लास्टोमेयर। तो याद रखना, जाइगोट की जो डिवीजन के बाद सेल्स बनती हैं उन सेल्स का नाम ब्लास्टोमेयर्स होता है, ठीक है। जाइगोट की डिवीजन के बाद जो सेल्स बनती हैं एम्ब्रियो की, ये किसकी सेल्स बन रही है डिवीजन के बाद, एम्ब्रियो के लिए तो बन रही है सेल। जाइगोट डिवाइड करके क्या फॉर्म करता है, एम्ब्रियो फॉर्म करता है। तो यहाँ पर जो इसके डिवीजन के बाद ये जो सेल्स बन रही हैं, ये किसके लिए बन रही है, एम्ब्रियो के लिए। और इनका नाम क्या होता है, ब्लास्टोमेयर सेल्स। इनका नाम होता है ब्लास्टोमेयर सेल्स। यहाँ तक बात क्लियर है, बताओ जल्दी, Yes, sir. ठीक है। अभी जो ब्लास्टोमेयर सेल्स हैं, अगर तुम अगली स्टेज में देखो, ये दोनों की दोनों सेल्स डिवाइड कर चुकी हैं। और यहाँ पर कितनी सेल्स ब्लास्टोमेयर तुम्हें देखने को मिल रहा है, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर कितना सेल ब्लास्टोमेयर स्टेज देखने को मिल रही है, क्या कहोगे इस स्टेज को, डी स्टेज को क्या कहोगे, बोलो नाम, डी स्टेज को क्या कहोगे। जैसे इसका नाम था 2 सेल ब्लास्टोमेयर, तो डी स्टेज को क्या कहोगे, 4 cell blast. फोल सेल ब्लास्टोमेयर इसे हम कहेंगे। तो इसे हम कहेंगे 4 सेल ब्लास्टोमेयर। 4 सेल ब्लास्टोमेयर स्टेज बनी कब, डी स्टेज का। अगर तुम यहाँ पर डी स्टेज को देखो तो डी स्टेज अभी भी कहाँ पर है, एक सेकंड इसको जरा लाइन अंडरलाइन कर देते हैं। अगर तुम यहाँ पर नोटिस करो, ये डी स्टेज अभी कहाँ पर है, यहाँ पर अगर तुम नोटिस करो, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, 2 सेल ब्लास्टोमेयर, 4 सेल ब्लास्टोमेयर, ये अभी सब कहाँ पर चल रही है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही है। ये सब कहाँ है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर है। ई वाला डायग्राम देखो, ये भी फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही है,
ये तुम्हें याद होना चाहिए फैलोपियन ट्यूब से कौन सी स्टेज बाहर निकलती है। ये कौन सी स्टेज है? ई, इट इज अ 8 सेल ब्लास्टोमेयर स्टेज। ये कौन सी स्टेज होती है? 8 सेल ब्लास्टोमेयर स्टेज होती है। तो यहाँ पर ये जो ई डायग्राम है इसे हम कहते हैं 8 सेल ब्लास्टोमेयर स्टेज। तो इट इज अ 8 सेल ब्लास्टोमेयर स्टेज, 8 सेल ब्लास्टोमेयर स्टेज। 8 सेल ब्लास्टोमेयर स्टेज जो होती है, याद रखना इस स्टेज को मोरूला कहा जाता है। 8 सेल ब्लास्टोमेयर स्ट्रक्चर को मोरूला कहा जाता है, ये बात याद रखना। 8 से लेकर कब तक कहोगे मोरूला? 8 से लेकर 16 तक मोरूला कहा जाएगा, ठीक है। फ्रॉम 8 to 16 तुम क्या कहोगे? मोरूला कहोगे, ये बात याद रखना है। तो यहाँ पर जो एफ डायग्राम होगा, यहाँ पर बेसिक से ई एफ को शायद दे नहीं रखा, ये रहा एफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो 8 to 16 तक, 8 to 16 तक यहाँ पर जो 16 सेल स्टेज जो है, ये सब का सब स्ट्रक्चर 8 से 16 तक ये क्या कहलाता है? मोरूला कहलाता है। तो यहाँ पर इसे क्या कहेंगे? 16 सेल ब्लास्टोमेयर, 16 सेल ब्लास्टोमेयर। और ये जो 16 सेल ब्लास्टोमेयर है, अगर तुम नोटिस करो, क्या ये फैलोपियन ट्यूब से बाहर आ चुका है? Yes, देखो, sir. तो ये क्या कर चुका है? फैलोपियन ट्यूब से बाहर आ चुका है, ठीक है। और ये भी क्या कहलाता है? मोरूला कहलाता है। तो इसे भी हम कहते हैं मोरूला, पर इसका नाम होता है लेट मोरूला, ठीक है। इसका नाम होता है लेट मोरूला, उसका नाम होता है अर्ली मोरूला, और इसका नाम होता है लेट मोरूला, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लेट मोरूला। तो उसका नाम था अर्ली मोरूला, इसका नाम होता है लेट मोरूला, ठीक है। लेट मोरूला के बाद जो डिवीजन होती है वो इरेगुलर होती है, उसकी कोई काउंटिंग नहीं कह सकते हम कि कैसी डिवीजन होगी, ठीक है। तो डिवीजन बहुत ज्यादा रैंडम होने लग जाती है, ठीक है। 16 के बाद 8 के बाद 16, उसके बाद 32 रैंडम डिवीजन चलती रहेगी, 64 और 1000 2000 ऐसे बनती रहेंगी सेल्स। अब यहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो अरेंज हो जाती हैं एक स्ट्रक्चर के अंदर, जिस स्ट्रक्चर का नाम है जी स्टेज। जिस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? जी स्टेज कह रहे हैं। इस जी स्टेज में जो स्ट्रक्चर बनता है और ये जो सेल बनती है अरेंज होके, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है ब्लास्टोसिस्ट। अब इसके अंदर ये सेल कहाँ कहाँ पर अरेंज हुई है, और इसके अंदर तुम एक चीज और नोटिस कर पा रहे हो, इसके अंदर एक लेयर गायब हो जाएगी, और उस लेयर का नाम क्या होता है? उस लेयर का नाम होता है जोना पैलेसुडा। तो ये जितनी भी सेल्स होती हैं, ये जितनी भी सेल्स होती हैं आफ्टर सम डिवीजन, 16 डिवीजन के बाद, 16 डिवीजन के बाद ये सेल्स सारी के सारी सेल्स स्क्वीज हो गए। स्क्वीज मतलब निकल के, यहाँ से जोना पैलेसुडा के अंदर थोड़े थोड़े होल्स होंगे, उस होल्स के थ्रू क्या कर जाएगी? स्क्वीज होके बाहर आ जाएगी, स्क्वीज होके बाहर आ जाएगी जोना पैलेसुडा के अंदर से। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगी इसकी सेल्स अरेंज करके, इस स्ट्रक्चर का नाम होगा ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो लेयर्स हैं वो कौन कौन सी हैं वो जरा बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेयर होती हैं, ये जो इनर वाली सेल होती है, इनका नाम होता है इनर सेल मास, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनर की तरफ सेल होती हैं, इसका नाम होता है इनर सेल मास। दिस इज कॉल्ड इनर सेल मास। तो यहाँ पर जो सबसे पहला तुम्हें वर्ड दिख रहा है, या जो जिसको मैंने एरो लगाया है, इसका नाम होता है इनर सेल मास, इनर सेल मास। ये जो इनर सेल मास होता है यही आगे चल के बनाएगा चाइल्ड, ठीक है। इनर सेल मास आगे चल के क्या बनाएगा? फ्यूचर फीटस, ठीक है। जो चाइल्ड होगा वो कौन बनाएगा? इनर सेल मास बनाएगा। यहाँ पर जो सेंटर में तुम्हें ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो गैप दिख रहा है, इस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर का नाम होता है ब्लास्टोसील, ठीक है। और ये न्यूट्रिटिव फ्लूइड होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोसील। तो यहाँ पर एक न्यूट्रिटिव फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है ब्लास्टोसील। नेक्स्ट, इसके अराउंड जो तुम्हें ये लेयर्स दिख रही हैं, ये जो सेल्स की लेयर्स दिख रही हैं कॉर्नर कॉर्नर पे, इन सेल्स का नाम क्या होता है? तो इन सेल्स का नाम होता है ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। दिस सेल्स आर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। इन सेल्स का नाम होता है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। अभी जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती हैं, इनका क्या फंक्शन होता है? इन ट्रोफोब्लास्ट सेल्स का क्या पर्पस होता है? तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती हैं, ये हेल्प करती हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा में। तो यहाँ पर जो ये लेयर्स होती हैं ट्रोफोब्लास्ट की, ट्रोफोब्लास्ट की जो यहाँ पर ये लेयर होती हैं, ये फर्दर हेल्प करती हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा में, ठीक है। तो ये आगे चल के फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा में हेल्प करेंगी। तो दिस इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट लेयर। तो यहाँ पर क्या क्या तुम्हें देखने को मिला?
सबसे पहले तुम्हें देखने को मिला स्टेजेस, इसके अंदर से समझेंगे डायग्राम के अंदर क्या क्या। सबसे पहली स्टेज देखने को मिली ए डायग्राम। ए डायग्राम में सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ। सेकेंडरी oocyte के एम्प्यूला पे फ्यूजन हुई स्पर्म के साथ, जो हमने स्टेप देखा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डिवाइड करना शुरू करा, उसने बनाई 2 सेल ब्लास्टोमेयर। जो जाइगोट की सेल्स होती हैं वो डिवाइड करने के बाद कहलाती हैं ब्लास्टोमेयर सेल्स। देन यहाँ पर इसने बनाया 4 सेल ब्लास्टोमेयर। 4 सेल ब्लास्टोमेयर के बाद बना 8 सेल ब्लास्टोमेयर। 8 सेल ब्लास्टोमेयर को मोरूला कहा जाता है। एग्जाम से पूछा जाता है मोरूला किसे कहते हैं। 8 से लेकर 16 तक के ब्लास्टोमेयर को मोरूला कहते हैं। अर्ली मोरूला, लेट मोरूला, ठीक है। 8 वाले को अर्ली कह देते हैं, इसको लेट कह देते हैं, या नॉर्मली 8 से 16 को मोरूला कहते हैं। अर्ली लेट का फंडा मैंने एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं देखा। नेक्स्ट, इसके बाद जो ये सेल्स होती हैं ये स्क्वीज आउट कर जाती हैं जोना पैलेसुडा के अंदर से। तो जो इसकी आउटर लेयर थी जोना पैलेसुडा, उसके अंदर से ये रिलीज हो जाती हैं या स्क्वीज आउट हो जाती हैं। और स्क्वीज आउट होने के बाद जो ये सेल्स होती हैं ये अपने आप को अरेंज करती हैं। ये जो सेल्स होती हैं ये अपने आप को अरेंज करती हैं इन वेरियस लेयर्स। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट नाम होता है। तो यहाँ पर ये क्या आएगी? जोना पैलुसिडा, ठीक है। तो ये जोना पैलुसिडा आएगा। और ये जोना पैलुसिडा जो लेयर है इसके अंदर से स्क्वीज आउट होने के बाद जो इसकी सेल्स होती हैं, मतलब जो ब्लास्टोमेयर सेल्स होती हैं, वो अपने आप को अरेंज करती हैं। और अरेंज करने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसका नाम होता है ब्लास्टोसिस्ट। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर हमें वेरियस लेयर्स देखने को मिलती हैं। तो कौन कौन सी लेयर देखने को मिलती है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर? ब्लास्टोसिस्ट के अंदर नंबर 1 देखने को मिलती है इनर सेल मास। सेकंड देखने को मिलता है ब्लास्टोसिल, जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, जो न्यूट्रिशन के लिए होती है। इनर सेल मास फीटस बनाता है। और ट्रोफोब्लास्ट जो होती है आगे चल के बनवाती है प्लेसेंटा, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट से एंट्रेंस के बतेरे क्वेश्चन आएंगे और वो समझ में आएंगे जब इसके बारे में समझाऊंगा कि क्या क्या बनवाने में हेल्प करेगा। इस डायग्राम में क्या समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हो। ये याद रखना 7th डे पे ये ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो निकल के आता है बाहर, ठीक है। तो इसको 7 दिन लग जाते हैं फेलोपियन ट्यूब से यहाँ तक आने में, ठीक है। ये बात याद रखनी है, 7 दिन लग जाते हैं इस फेलोपियन ट्यूब से यहाँ तक आने में, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को? पूछो। सर ब्लास्टोमेयर एफएनडी होता है क्या? दोबारा बोलो भाई। सर। एफएनडी होता है 2 सेल ब्लास्टोमेयर, 4 सेल ब्लास्टोमेयर, 8 सेल ब्लास्टोमेयर। नहीं, एफएनडी हो ही नहीं रहा भाई। एफएनडी तो जब होगा जब उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा होगा। यहाँ पर न्यूक्लियस तो डिवाइड हो नहीं रहा, वो सेल डिवाइड हो रही है कम्प्लीटली। ये एक मेम्ब्रेन है जिसका नाम है जोना पैलेसुडा, ठीक है। तो एक मेम्ब्रेन है जिसका नाम है जोना पैलेसुडा। ये है मेम्ब्रेन जिसका नाम है विटेलाइन मेम्ब्रेन। और इस विटेलाइन मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर बन चुका है जाइगोट, ठीक है भाई। ये बन चुका जाइगोट। नेक्स्ट, अगले डायग्राम में क्या देखने को मिल रहा है? ये है कि जोना पैलेसुडा, ये जाइगोट जो था ये डिवाइड कर गया इनटू 2 सेल्स। अब यहाँ पर बताया एफएनडी कहाँ हुई, इसे हम 2 सेल ब्लास्टोमेयर कह रहे हैं। अगली स्टेज में ये डिवाइड कर गया 4 सेल्स के अंदर, इसे हम 4 सेल ब्लास्टोमेयर कह रहे हैं। बताओ इसमें एफएनडी कहाँ हुई? हो रही है कहीं पे एफएनडी? नो सर। ठीक है, वो अलग बात है कि ये डिवीजन नॉर्म बाकी डिवीजन से अलग होती है, ठीक है। क्यों होती है अलग वो स्टेटमेंट लिखते हुए बताऊंगा, ठीक है। इसको क्लीवेज कहते हैं इस डिवीजन को, पर इसमें क्या डिफरेंस होता है वो थोड़ी देर में बताऊंगा। फिलहाल जो इतना कॉन्सेप्ट है उससे ये समझ में आ गया होगा। इसमें एक चीज और नोटिस करो, 2-3 चीजें जो नोटिस करनी है एंट्रेंस से रिलेटेड। तो पहले तो ये थोड़ा फ्रीज टाइप सा हो गया है, पता नहीं किस वजह से चलने लग गया फिर रुक गया, पता नहीं क्या कारण हो जाता है इसको कभी कभी। चैप्टर 3 पता नहीं स्क्रीन फ्रीज टाइप सी हो जाती है कभी कभी, किस कारण हो जाती है समझ में नहीं आता। हीट भी नहीं हो रहा फिर भी। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसके अंदर एक चीज को नोटिस करो जो एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है। यहाँ पर तुम साइज को नोटिस करो। जो जाइगोट का साइज है, जो 2 सेल ब्लास्टोमेयर का साइज है, जो 4 सेल ब्लास्टोमेयर का साइज है, जो 8 सेल ब्लास्टोमेयर का साइज है, जो 16 सेल ब्लास्टोमेयर का साइज है, वो सेम है। दिख रही है ये चीज? तो क्या देखने को मिल रहा है? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है, साइज रिमेन सेम, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आएगा एंट्रेंस में, जब आएगा तब तुम्हें ये चीज देखता हूँ याद रहेगी नहीं रहेगी, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही हैं
और साइज जो है वो रिमेन क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो इस पे एंट्रेंस का क्वेश्चन आता है कि क्या कोई डिफरेंस होता है, मतलब ये बोला होगा कि भाई ये स्टेटमेंट है 2 सेल ब्लास्टोमेयर की और ये स्टेज हैगी 16 सेल ब्लास्टोमेयर की। ठीक है, दो स्टेजेस को कंपेयर करा होगा और बोला होगा इन 4 स्टेटमेंट में से बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट लिखा होगा साइज डिफरेंट होगा, दूसरी स्टेटमेंट में लिखा होगा साइटोप्लाज्म अलग अलग होगा, तीसरी स्टेटमेंट में लिखा होगा नंबर ऑफ सेल ज्यादा होंगी देयरफॉर साइज डिफरेंट होगा, और फोर्थ स्टेटमेंट में लिखा होगा बोथ साइज डिफरेंट बट नंबर ऑफ सेल्स आर बोथ साइज सेम बट नंबर ऑफ सेल्स आर डिफरेंट। साइज दोनों का सेम होगा और नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगी, अलग होंगी, तो वो स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो साइज सेम होता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ सेल का साइज, सेल का नंबर बढ़ रहा है, सेल का नंबर बढ़ रहा है। यहाँ पे तुम्हें बस एक एरिया दे दिया है कि भाई देखो ये एरिया है, इसी के अंदर खेलो चाहे जो मर्जी करो, हमें मतलब नहीं, पर इसी एरिया के अंदर तुम्हें रहना है। तो यहाँ पर जाइगोट जो है इस पार्टिकुलर एरिया के अंदर ही अपनी एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64 ऐसे बनाया जा रहा है। बार बार यही स्टेप चला जा रहा है और इससे ऊपर वो साइज नहीं बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर साइज के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो डायग्राम में ही और क्वेश्चन आ जाता है। बोलो सर, वो लास्ट में टोटल कितनी सेल्स बनाएगा? दोबारा बोलो। सर, लास्ट में टोटल कितनी सेल बनाएगा? कितनी सेल हो जाएंगी ये कह रहे हो इसमें ब्लास्टोसिस्ट में? यस सर। ब्लास्टोसिस्ट में सेल का नंबर काउंट नहीं होता ना, सेल का नंबर काउंट होता है सिर्फ मॉरूला तक। ठीक है, सेल का नंबर कहाँ तक काउंट होता है, मॉरूला तक। मॉरूला के बाद हम क्या कह देते हैं, अनइक्वल डिवीजन हो रही है, मतलब डिवीजन जो है वो हम काउंट नहीं करते। ठीक है, अगर वैसे बोला जाए तो इसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। ठीक है, अराउंड 1000 तक तो होती ही होंगी। ठीक है, वो देखने में कम लग रही है पर होता बड़ा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर बहुत सारी सेल्स होती हैं और फिलहाल उन सेल्स कितनी होती हैं उसका कोई पार्टिकुलर नंबर काउंट नहीं होता। ठीक है, इसके बाद हम बस ये स्टेटमेंट लिख देते हैं रैंडम डिवीजन हो रही है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे जो हैं कभी ज्वाइन हो रहे हैं कभी रिमूव हो रहे हैं, पता नहीं कौन गायब हुआ है। आदित्य, देव, इशिता, शिक्षा, तो रिदम चलो गायब हुआ है, उसका तो कोई नहीं, वैसे भी हो जाता है। और कौन गायब हुआ है, एक सेकंड देख ही लूं। अच्छा, मतलब अथर्व आया था। ठीक है, तो अब इस स्टेजेस को जरा लिखना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में जाइगोट जो होता है वो डिवाइड करता है, जाइगोट जो होता है डिवाइड करता है रैपिडली, जाइगोट डिवाइड रैपिडली बाय माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, तो ये माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड करता है और ये जो माइटोटिक डिवीजन होती है इसका नाम होता है क्लीवेज। तो ये पूछा जाता है जो जाइगोट की डिवीजन होती है उसे क्या कहा जाता है। तो जाइगोट जो होता है डिवाइड करता है बाय माइटोटिक डिवीजन एंड दिस माइटोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इज नोन एज क्लीवेज। तो इस डिवीजन का नाम होता है क्लीवेज। तो ये बात पूछी जाती है कि जाइगोट जिस डिवीजन से डिवाइड करता है उस डिवीजन का नाम क्या होता है, क्लीवेज होता है। अब इसे क्लीवेज जो है इसको अलग से नाम क्यों दिया गया है, तो इस डिवीजन के अंदर एक पार्टिकुलर चीज होती है जो सेल साइकिल के अंदर होती है और उस फेज का नाम होता है ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ फेज जो होता है सेल साइकिल का वो इसके अंदर क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो ग्रोथ फेज जो होता है सेल साइकिल का वो इसके अंदर अब्सेंट होता है। अभी ग्रोथ फेज क्या होता है भाई सेल साइकिल का, तो जरा ये भी दिखा देते हैं। तो ये चैप्टर है सेल साइकिल। ठीक है, और यहाँ पर शुरू की प्रोसेस पे आते हैं। तो जब एक सेल डिवाइड करने जा रही होती है तो 2 फेजेस में जाती है, एक प्रिपरेटरी फेज होता है और एक एम फेज होता है। जो प्रिपरेटरी फेज होता है वो 90% ऑफ सेल साइकिल का कंपोज करता है और इसके अंदर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, अपने डीएनए को डबल कर रही होती है, अपने सेल ऑर्गेनेलीज को डबल कर रही होती है। तो इसे प्रिपरेटरी फेज कहा जाता है। देखने में इस टाइम पे सेल इनएक्टिव दिखती है, मतलब उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं चल रही, ऐसा देखने को हमें लगता है। और जो डिवीजन हो रही होती है सेल के अंदर, मतलब उसका न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है, और उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा होता है, वो स्टेज कहलाती है एम फेज। तो सेल साइकिल में 2 फेजेस होते हैं। जो यहाँ पर
प्रिपरेटरी फेज होता है, इस प्रिपरेटरी फेज को इंटरफेज कहा जाता है, और इस इंटरफेज के अंदर 3 फेज होते हैं। 3 फेज कौन कौन से होते हैं? एक होता है G1 फेज, ठीक है, जिसे हम कहते हैं गैप 1 फेज। एक होता है सिंथेसिस फेज, जिसके अंदर न्यूक्लियस का कंटेंट जो होता है वो डबल हो जाता है। और एक होता है गैप 2 फेज, जिसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पर ये 3 फेज हमें देखने को मिलते हैं सेल साइकिल के अंदर, ठीक है। तो ये 3 फेज हमें सेल साइकिल के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर जो ग्रोथ फेज होता है, ग्रोथ फेज कहने का मतलब होता है जो यहाँ पर सेल का साइज इंक्रीज होने वाला जो फेज होता है वो इसके अंदर एब्सेंट होता है। नॉर्मली जब सेल डिवाइड करने वाली होती है तो अपने साइज को छोटे से इंक्रीज करके बड़ा करती है, छोटे से इंक्रीज करके क्या करती है? थोड़ा लार्ज करती है। और वो फेज जो होता है इस सेल साइकिल के अंदर क्या होता है? अपसेंट होता है। मतलब क्लीवेज के अंदर क्या होता है? वो अपसेंट होता है। तो यही बात यहाँ पर बतानी थी कि एक क्लीवेज के अंदर क्या डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है बाकी सेल डिवीजन से। तो इसके अंदर माइटोसिस ही होती है, पर इस माइटोसिस के अंदर ग्रोथ फेज जो होता है वो अपसेंट होता है। अब इसके बाद क्या होगा? डिवीजन होती है जाइगोट की। तो जाइगोट की डिवीजन वैसे देखने में डायग्राम में तो बड़ी इजीली लगती है कि हाँ भाई लिख दिया कि हाँ जाइगोट डिवाइड होगा 2 ब्लास्टोमेयर स्टेज के अंदर। पर यहाँ पर इसको जब एंट्रेंस लेवल पे देखा जाता है तो हमें स्पेसिफिकली ध्यान रखना होता है। तो जो फर्स्ट डिवीजन होती है जिसमें 2 ब्लास्टोमेयर बनेंगे, तो जो फर्स्ट डिवीजन होती है अकर आफ्टर, जो पहली डिवीजन होती है जाइगोट की वो होती है 30 घंटे बाद। तो फर्स्ट डिवीजन जो होती है जाइगोट की, इट अकर आफ्टर 30 आवर्स, ठीक है। तो ये 30 घंटे बाद जाइगोट की पहली डिवीजन होती है। नेक्स्ट, ये जो पहली डिवीजन होती है इट अकर अलोंग, इट अकर अलोंग, किसके अलोंग होती है? जो पहली डिवीजन होती है इट अकर अलोंग एनिमल पोल, इट अकर अलोंग एनिमल पोल एंड वेजिटेटिव पोल। किसी को याद आ रहा है ओवम के अंदर 2 पोल्स थे? एक पोल वो था जहां से स्पर्म एंटर कर रहा था, और एक पोल वो था जहां से स्पर्म एंटर नहीं कर रहा था। किसी को याद आ रहा है? ऐसा कहीं पढ़ा था हमने? यस सर, फॉर्मेशन ऑफ भाई ओवम। एक बार 29। तो यहाँ पर मैंने 2 पोल्स बताए थे स्ट्रक्चर ऑफ ओवम के अंदर। एक बताया था एनिमल पोल और एक बताया था वेजिटेटिव पोल। एनिमल पोल मैंने उस एरिया को बताया था जहां से स्पर्म एंटर करते हैं, और वेजिटेटिव पोल उस पोल को कहा था जो अपोजिट होता है एनिमल पोल के, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो डिवीजन होती है, पहली डिवीजन होती है वो कैसे होती है? जैसे मान लो इधर से स्पर्म एंटर कर रहे हैं, इस एरिया से सर्कल बना दिया मैंने, इस एरिया से स्पर्म एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ से डिवीजन होगी, पहली डिवीजन होगी इस तरीके से, मतलब जाइगोट डिवाइड करेगा इस तरीके से 2 सेल्स के अंदर। तो फर्स्ट डिवीजन जो होती है वो होती है अलोंग एनिमल पोल एंड वेजिटेटिव पोल, ठीक है। तो ये बात याद रखनी होती है। ये जो डिवीजन होती है, ठीक है, इस डिवीजन को होलोब्लास्टिक डिवीजन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में डिवीजन से रिलेटेड, वो पूछा जाता है ये डिवीजन कैसी होती है। तो दिस डिवीजन इज होलोब्लास्टिक। इस डिवीजन को होलोब्लास्टिक कहा जाता है। होलो वर्ड सोच के बच्चे सोचते हैं कुछ होल जैसा होगा, नहीं। होलोब्लास्टिक का मतलब होता है यहाँ पर कंप्लीट साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा होता है। तो कंप्लीट साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड कर रहा होता है। यहाँ पर इस डिवीजन को होलोब्लास्टिक कहा जाता है। तो ये कंप्लीट सेल हैगी, ठीक है। इस कंप्लीट सेल के अंदर ये इसका न्यूक्लियस हैगा, ठीक है। तो ये जो सेल हैगी ये कंप्लीटली 2 इक्वल हाफ सेल्स में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? होलोब्लास्टिक क्लीवेज हो रही है, कंप्लीट साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड कर रहा है। मतलब कंप्लीट सेल जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है डिवीजन के अंदर, क्योंकि कुछ सेल्स के अंदर कंप्लीट सेल पार्टिसिपेट नहीं करती। इस वजह से यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? दिस इज अ होलोब्लास्टिक डिवीजन, ठीक है। अभी जो होलोब्लास्टिक डिवीजन हो रही होती है, ठीक है, इसके अंदर अगला स्टेप क्या देखने को मिलता है हमें? अगला स्टेप देखने को मिलता है सेकंड सेल डिवीजन। तो सेकंड सेल डिवीजन जो होती है वो परपेंडिकुलर टू द होती है फर्स्ट वन, ठीक है। तो अगर फर्स्ट डिवीजन इस तरीके से हुई है तो सेकंड डिवीजन इस तरीके से होगी। तो फर्स्ट डिवीजन के परपेंडिकुलर होती है सेकंड डिवीजन। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? फर्स्ट डिवीजन जो है उसके अंदर 2 ब्लास्टोमेयर्स बन गए,
और ये अकर होती है एनिमल एंड वेजिटेटिव पोल के थ्रू, और इट इज अ होलोब्लास्टिक। और ये कैसे होती है? होलोब्लास्टिक होती है, कंप्लीट साइटोप्लाज्म इसके अंदर डिवाइड करता है। और यहाँ पर एक चीज रह गई, इट फॉर्म, यहाँ पर क्या फॉर्म होता है? टू ब्लास्टोमेयर्स। इट फॉर्म टू ब्लास्टोमेयर। तो यहाँ पर दो ब्लास्टोमेयर्स क्या हो जाते हैं? फॉर्म हो जाते हैं। इट फॉर्म्स टू ब्लास्टोमेयर्स। तो दो ब्लास्टोमेयर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? फॉर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं स्टेप पे, विच इज सेकेंड डिवीजन। इसके अंदर क्या होगा? तो जो सेकेंड डिवीजन होती है, सेकेंड डिवीजन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है फर्स्ट वन के। तो सेकेंड डिवीजन जो होती है, इट इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वन। सेकेंड डिवीजन इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वन, परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वन। ठीक है, तो सेकंड डिवीजन परपेंडिकुलर होती है पहली डिवीजन के। फिर यहाँ पर क्या करता है? यहाँ पर 4 सेल ब्लास्टोमेयर फॉर्म हो जाता है एंड फॉर्म्स, ये डिवीजन के बाद फॉर्म हो जाता है 4 सेल ब्लास्टोमेयर। ब्लास्टोमेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम थर्ड डिवीजन पे। सारी के सारी डिवीजन तुम्हें याद रखनी है कहाँ चल रही है। ये डिवीजन चल रही है फैलोपियन ट्यूब में। डायग्राम मैंने इसलिए पहले दिखाया था ताकि ये पता चलता रहे कि डिवीजन किस लोकेशन पे हो रही है। ठीक है, थर्ड डिवीजन जो होगी वो परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट एंड सेकंड वन होती है। तो किस तरीके से होगी, मुझे ये इतनी इतनी तगड़ी एंगल्स और ट्रायंगल्स बनाने नहीं आते, तो मेरे अकॉर्डिंग थर्ड डिवीजन जो होती है वो इस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट एंड द सेकंड वन। तो थर्ड डिवीजन कही जाती है जो परपेंडिकुलर होती है किसके? फर्स्ट एंड सेकंड वन के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो इस तरीके से क्या कहा जाती है कि थर्ड डिवीजन होगी। तो यहाँ पर क्या होगा? थर्ड डिवीजन होगी, और थर्ड डिवीजन जो होगी इज परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर टू द सेकंड डिवीजन, या तो सेकंड डिवीजन कह लो एंड फर्स्ट एंड सेकंड बोथ कह सकते हो। तो ये क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है दोनों के, ऐसा लिखा जाता है। और यहाँ पर क्या फॉर्म होता है? फॉर्म होता है 8 सेल ब्लास्टोमेयर जिसे कहा जाता है मोरूला, एंड फॉर्म 8 सेल ब्लास्टोमेयर। इट फॉर्म 8 सेल ब्लास्टोमेयर विच इज कॉल्ड मोरूला। ठीक है, तो वैसे इसे कायदे से अर्ली मोरूला कहा जाता है। ठीक है, और 16 सेल को लेट मोरूला कहा जाता है। पर एनसीईआरटी में 8 से लेकर 16 तक को क्या कहा गया है? 8 से लेकर 16 तक को मोरूला कहा गया है। अर्ली और लेट जैसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। वैसे करेक्टरिस्टिक क्या होती है अर्ली और लेट मोरूला की? वैसे अर्ली और लेट मोरूला की जो करेक्टरिस्टिक होती है, अर्ली मोरूला जो होता है सॉफ्ट होता है, और लेट मोरूला जो होता है वो हार्ड होता है। ठीक है, ये बात तुम्हें देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर तुम ध्यान से आगे मतलब आगे हायर क्लास में पढ़ोगे इस चीज के बारे में, तो इस बात को यहीं पर क्लियर कर दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? सेकंड डिवीजन जो ही वो परपेंडिकुलर थी किसके? फर्स्ट वन के। ठीक है, और यहाँ पर 4 सेल ब्लास्टोमेयर बने। तो यहाँ पर टोटल कितना टाइम हो जाता है? फर्स्ट डिवीजन में 30 आवर लगते हैं। सेकंड डिवीजन होती है फर्स्ट डिवीजन के, और ये कब होती है? ये होती है आफ्टर, सेकंड डिवीजन होती है आफ्टर 24 आवर्स, मतलब 24 और 30 घंटे। ठीक है, तो ये होती है आफ्टर 24 आवर्स। ठीक है, ये 24 आवर्स के बाद होती है सेकंड डिवीजन। थर्ड डिवीजन जो होती है वो होती है आफ्टर 12 आवर। थर्ड डिवीजन होती है आफ्टर 12 आवर्स। तो यहाँ पर बहुत सारा टाइम जो है वो लग रहा है डिवीजन को होने में। ठीक है, तो यहाँ पर जो थर्ड डिवीजन होती है वो होती है आफ्टर 12। नॉर्मल जो ह्यूमन की सेल होती है 24 घंटे में डिवाइड करती है। एक ह्यूमन की सेल को डिवाइड करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स का टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया? मोरूला बन गया। देन यहाँ पर क्या होगा? फोर्थ डिवीजन से बन जाएगा। फोर्थ डिवीजन के लिए टाइम नहीं लिखा जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होगा? आफ्टर फोर्थ डिवीजन, आफ्टर फोर्थ डिवीजन लेट मोरूला फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे।
मोरूला फॉर्म, और जिसके अंदर कितनी सेल होंगी, लेट मोरूला हैव 16 सेल ब्लास्टोमेयर। ठीक है, तो इसके अंदर 16 सेल्स होंगी ब्लास्टोमेयर की। 8 सेल होती हैं, 8 से लेकर 16 सेल की स्टेज को क्या कहा जाता है, मोरूला कहा जाता है। तो ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब के सब डिवीजन कहाँ चल रही हैं, ओविडक्ट के अंदर चल रही हैं। और तुमने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी थी कि जो एफ स्टेज थी, ठीक है, जो एफ स्टेज थी, मतलब जो वैसे यहाँ पर दिखा रखा है कि 16 सेल में ये इससे बाहर आ गया है, पर इसके बाद बोला जाता है कि 16 सेल के बाद ये क्या आ जाता है, फेलोपियन ट्यूब से बाहर आ जाता है। माना जाता है कि 16 वाली जो स्टेज है बिल्कुल एज पे है, मतलब यूट्रस में भी नहीं है और फेलोपियन ट्यूब में भी नहीं है। ठीक है, तो 16 वाले स्टेज को माना जाता है कि इस स्टेज के बाद ये कहाँ चला जाता है, यूट्रस के अंदर चला जाता है। जो ये डिवीजन हो रही है ये कहाँ पहुंच जाता है, मूव करता हुआ यूट्रस के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये जितनी भी डिविजन्स हो रही थी, ऑल डिविजन्स टिल नाउ, ऑल डिविजन्स, ऑल डिविजन्स टिल नाउ, अभी तक, अकर इन ओविडक्ट। तो ये जितनी भी डिवीजन हो रही थी ये सब की सब अभी तक कहाँ हो रही थी, ओविडक्ट के अंदर हो रही थी। ठीक है, तो फर्स्ट डिवीजन हुई, उसके बाद 2 ब्लास्टोमेयर बना, 4 सेल ब्लास्टोमेयर बना, तो 2 सेल ब्लास्टोमेयर फॉर्म हुआ, देन 4 सेल ब्लास्टोमेयर फॉर्म हुआ। ठीक है, देन 8 सेल ब्लास्टोमेयर फॉर्म हुआ, देन 16 सेल ब्लास्टोमेयर फॉर्म हुआ। तो ये जितनी भी डिवीजन हो रही थी ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर अभी तक हो रही थी। ठीक है, इसके बाद जो डिवीजन होती है वो होती है इन द यूट्रस। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी जाएगी, आफ्टर 7 डेज, 7वां दिन जब हो जाता है, ठीक है, आफ्टर 7 डेज इट मूव, ये जो मूव होता है मतलब ये जो सेल्स होती हैं मूव करती हैं, इट मूव टुवर्ड्स यूट्रस, और डिवाइड करता हुआ मूव करता है, ये नहीं कि डिवाइड नहीं करता। तो आफ्टर 7 डेज इट मूव टुवर्ड्स यूट्रस बाय फास्टली डिवाइडिंग इटसेल्फ, बाय फास्टली डिवाइडिंग itself, by fastly dividing its cells, अपने सेल्स को फास्टली डिवाइड करते हुए 7वें दिन में यूट्रस की तरफ ये मूव कर जाता है। और एंड फॉर्म एन स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, विच इज कॉल्ड, जिस स्ट्रक्चर का नाम होता है ब्लास्टोसिस्ट। इस ब्लास्टोसिस्ट को ब्लास्टूला भी कहा जाता है, इस ब्लास्टोसिस्ट को ब्लास्टूला भी कहा जाता है, ब्लास्टूला भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे मोरूला वर्ड है वैसे ब्लास्टूला वर्ड है। तो यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट याद रखना है क्योंकि बुक्स के अंदर क्या दे रखा है, ब्लास्टोसिस्ट वर्ड दे रखा है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और ये कब बनता है, ये बनता है स्क्वीज आउट होने के बाद फ्रॉम जोना पैलेसुडा। ठीक है, तो इट इज फॉर्म्ड व्हेन सेल्स स्क्वीज हो जाती हैं, व्हेन सेल्स स्क्वीज्ड आउट फ्रॉम जोना पैलेसुडा। तो ये फॉर्म कब होता है, जब सेल्स जो होती हैं वो स्क्वीज आउट होके बाहर निकल जाती हैं फ्रॉम जोना पैलेसुडा। ठीक है, तो जोना पैलेसिडा के अंदर से जब सेल्स बाहर निकल जाती हैं तो फॉर्म होता है ब्लास्टोसिस्ट। तो यहाँ तक जो स्टेप्स लिखे हैं होप सो ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर कौन कौन से लेयर होंगे मैं बता चुका हूँ, पर यहाँ पर अभी लिखवाना पड़ेगा कौन कौन सी लेयर होगी और क्या क्या होगा इसके बाद। ठीक है, लास्ट स्टेज जो हैगी यहाँ पर ये क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट जो होता है जाके इम्प्लांट कर जाता है एंडोमेट्रियम के ऊपर, एंडोमेट्रियम से डिवाइड करके चारों तरफ से क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। ठीक है, ये स्टेज अभी हमें लिखनी है। तो क्या टाइम अभी ओवर हो चुका है, इस वजह से यहाँ पर अभी नहीं लिखेंगे कुछ भी। इतनी स्टेजेस को देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो, तो होप सो समझ में आया होगा। भाई देव कुछ पूछना है तुम्हें, हैंड्स अप कर रहे हो? चलो ठीक है, तो क्लास एंड करते हैं।